Hello students, welcome to our new video lecture. So in this video lecture we are going to discuss about seed formation. Till now we have studied about what is embryo and what are the post fertilization events which are related to this particular chapter, and there are two types of embryos which are monocot and dicot embryo, endosperm formation, etc. So moving on to the next topic, and that is seed formation. So in this seed formation topic, there is the formation of before this I have already taught you about embryo. So embryo is generally, this is the embryo, this particular whole thing is the your outer covering, this is the embryo, right? So इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है वो PEN से प्रोवाइड होता था, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो ये जो PEN या एंडोस्पर्म जो फॉर्म हुआ था, इसका काम क्या है? फूड स्टोरेज, राइट। तो ये स्टोर करता है फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके। अब यहाँ पे क्या है? ये माइक्रोपाइल है, पोर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। यहाँ से जो वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो एंटर कर जाता है, फूड यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, और ये सब सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं? इस एम्ब्रियो या प्लीम्यूल रेडिकल कॉटिलेडॉन्स का जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के थ्रू, उसके फॉर्मेशन को लीड करते हैं। अब बाकी एक आपके यहाँ पे हो गए टू बेसिक स्ट्रक्चर, एक हो गया एंडोस्पर्म, दूसरा हो गया एम्ब्रियो। तीसरा स्ट्रक्चर है इंटीग्यूमिनेंस। तो इंटीग्यूमिनेंस जो आपके हैं वो बिकम्स द सीड कोट। जो भी आपके सीड्स होते हैं, उन सीड्स पे एक आउटर कवरिंग होती है। वो कवरिंग क्या करती है? उस पर्टिकुलर सीड को या एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो वो कहलाते हैं आपके इंटीग्यूमिनेंस। ये आपने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से डायग्राम दिखाया था। तो इनर और आउटर, ये आउटर पोर्शन है, ये इनर पोर्शन है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, और ये सीड कवर या सीड कोट फॉर्म कर लेता है। तो ये इस तरीके से चार बेसिक पार्ट हैं इसमें, चारों आपको दिख रहे हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी रफ कॉपीज़ में या फेयर नोटबुक्स में। ये चारों आपके डायग्राम बनाते हैं सीड फॉर्मेशन, ठीक है। दिस वॉज द टॉपिक सीड फॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is non-endospermic or non-albuminous seeds. So in this case, when we are talking about the non-endospermic or non-albuminous seed, if all the endosperm is absorbed by the developing embryo, the seed is a non-endospermic seed. यहाँ पे इस केस में, इससे पहले वाले डायग्राम में अभी आपको दिखाया था कि मूविंग ऑन टू द प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे जो लाइटर ग्रीन कलर का शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये जो लाइटर ग्रीन कलर का शेडेड पोर्शन है, ये आपका एंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रियो है। अब यही चीज़ यहाँ पे यूटिलाइज हो जा रही है एम्ब्रियो से। ये पूरा एम्ब्रियो ने एब्जॉर्ब कर लिया एंडोस्पर्म, और इस कंडीशन में ऐसे जो एम्ब्रियोज होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि वहाँ पे एंडोस्पर्म है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है ऐसे सीड्स का, ब्रॉड बीन, ठीक है, यू विल नोट इट डाउन, ब्रॉड बीन, पी, ग्राउंड नट, ये कहलाते हैं आपके नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, या नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, मेच्योर सीड्स। इसके जो मेच्योर सीड्स होते हैं वो इसी तरह कहलाते हैं, इसमें रेजिडुअल नहीं रहता है एंडोस्पर्म का, राइट। उसके बाद एल्ब्यूमिनस सीड्स भी होते हैं। अब एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं? जिसमें एंडोस्पर्मिक सीड्स को ही हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एम्ब्रियो है और ये आपका एंडोस्पर्म है। इस कंडीशन में, इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एम्ब्रियो इज ऑल्सो देयर as well as endosperms are also there, right? Endosperm भी यहाँ पे present है। If all the endosperm is not absorbed by the developing embryo, if this particular endosperm is not absorbed by the developing embryo, then the seed is known as endospermic seed. तो ये जो seed कहलाएगा वो endospermic seed कहलाएगा, क्योंकि इसमें endosperm present है, इसलिए ये endospermic seed कहलाएगा। अब यहाँ पे example क्या हो जाता है? मेज, वीट, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, ठीक है।
तो ये इसके एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल है, बुक में यही मैंशनड है. You can go through your book also, and you have to learn these definitions. Okay, moving on to the endospermic and non-endospermic seed comparison. So this is the diagram, one rough diagram of broad bean, and this is the diagram of maize. In this particular diagram, this outer portion is known as endosperm, and here this is endosperm. This is the plumule and this is the radicle. Plumule shoot system में grow करता है जाके, रेडिकल डाउनवर्ड्स जाता है और रूट सिस्टम में. मेज एंड नॉन एंडोस्पर्मिक भी है और आपका मोनोकॉट की तरह भी एक्ट करता है. ये ब्रॉड बीन आपका ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये एंडोस्पर्मिक है. ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इतना बड़ा सा ये. ठीक है, यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, कॉटिलिडॉन है ये यहाँ का कॉटिलिडॉन है. ओके, सॉरी आई मेंशन्ड इट रॉन्ग. So this is the portion, pink colored portion is cotyledon, green here is green plumule, and this is the radicle. Here this reddish or maroonish portion is plumule, and this is the radicle. The difference in both the two seeds is of only endosperm, which is present only in endospermic seeds, where endosperm is not completely utilized by the seed or embryo, right? Moving on to the next, this is the important third category, which is remnants of nucellus are also persistent. जो nucellus के remains होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा prominent होते हैं, present होते हैं. तो इन जो remnants of nucellus होते हैं इनको this residual persistent nucellus in the perisperm. तो perisperm में ये present रहते हैं. persistent nucellus जो होता है वो perisperm ही कहलाता है. ये प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ब्लैक पेपर या बीट, इन सब में ये प्रेजेंट रहता है. तो आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके जो कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं या कौन सी चीज़ क्या बनती है, तो ये तो रफ स्ट्रक्चर है जो आपका रॉ स्ट्रक्चर था. तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म करेगा, तो इंटीग्यूमिनेंट्स जो आपकी आउटर कवरिंग थी वो सीड कोट बनाएगा. इससे पहले याद किया है आपने, माइक्रोपाइलर एंड जो ऑक्सीजन और वाटर देने का काम कर रहा था वो यहाँ पे बनाएगा सीड पोर. देन ओव्यूल्स विल फॉर्म सीड, ये आपको पता ही है. ओवरी फ्रूट फॉर्म करेगा, ये भी आपको पता है. और वॉल ऑफ ओवरी फ्रूट फॉर्म करेगा, तो वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प फॉर्म करेगा. अब पेरिकार्प क्या होता है, जो बाहर की कवरिंग होती है जिसको आप जनरली कुछ फ्रूट्स में छील देते हैं. ठीक है, पेज नंबर 37 पे आपको एक डायग्राम मिल जाएगा एप्पल का. उसमें आपका एंडोकार्प, मेसोकार्प, थैलेमस और सीड, ये सारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे. और कुछ जो स्ट्रक्चर सीड्स के हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वो आपको वहाँ पे अपनी बुक में मिल जाएंगे. अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक. दिस इज ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक. तो इसमें क्वेश्चन इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. तो पहले हम फॉल्स फ्रूट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में सबसे पहले फॉल्स फ्रूट के बारे में डिस्कस किया गया है. इसमें थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर नोन एज फॉल्स फ्रूट. इसमें क्या होता है, जो थैलेमस होता है, ठीक है, थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में. अब थैलेमस क्या है उसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि थैलेमस कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का थैलेमस होता है. ये हम ऑलरेडी आपको क्लास 11th में पढ़ा चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में. तो आप उसको देखिए, 11th का चैप्टर को ओपन करिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि थैलेमस कितने टाइप का होता है. थैलेमस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि थैलेमस फ्लोरल पार्ट है. ठीक है, फ्लावर फ्रूट का पार्ट नहीं है, फ्लोरल पार्ट है. मतलब जब फ्लावरिंग होगी, फ्रूट फ्लावर जब बनता है तो उसका पार्ट होता है, और वो हेल्प करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, राइट. एंड ड्यूरिंग दिस फ्रूट फॉर्मेशन, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स, दिस थैलेमस प्लेज अ वेरी रेलिवेंट रोल, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रू फ्रूट्स. what do you understand with true fruits? Most of the fruits develop only from the ovary. ठीक है, तो होता क्या है, the fruits which develop only from the ovary are known as true fruits.
और इसमें होता क्या है कि ये जो इसमें जो स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं, दीज स्पीशीज़ और दीज फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स के केस में जो रिजल्ट होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही आता है, ठीक है। तो बेसिक है कि जो सीधे सीधे ओवरी से डेवलप हो जाएगा वो ट्रू फ्रूट मतलब सच्चा फल कहलाएगा वही, क्योंकि वो सीधे ओवरी से बर्थ लिया है उसने या फॉर्म हुआ है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट दिस टॉपिक, दिस इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक इज द फ्रूट विच इज़ डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है विद डेरिवेशन एज वेल एज one example. Okay, so in this condition the fruits develops without fertilization. Such fruits are known as parthenocarpic fruits. अब इसमें एग्जाम्पल आता है बनाना का, ठीक है। बनाना इज अ सच एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पिक कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड through what? Through the application of the growth hormone, and such fruits are seedless. ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन्स है, ऑक्सिन्स भी क्लास 11th में आपने पढ़ा है जब हार्मोन्स पढ़ाए थे, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन चैप्टर था तो उसमें पढ़ाया था। ऑक्सिन्स को अप्लाई किया जाता है ग्रेप्स की ग्रोथ कराने के लिए, ये बताया था, ब्रूइंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं ग्रेप्स, तो ऑक्सिन्स इसकी ग्रोथ के लिए इंड्यूस किया जाता है। तो ये आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ग्रेप ग्रो कर रहा है, क्योंकि ग्रेप में जनरली कोई सीड फॉर्म होता नहीं है, ठीक है। तो सीडलेस जो ग्रेप्स होते हैं जनरली वो ऑक्सिन से आपका ग्रोथ इंड्यूस कर दी जाती है और उससे वो फॉर्म हो जाते हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, बनाना एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। When you move to the page number 37 and 38, there are no much examples or basic important things are mentioned in your book. डॉर्मेंसी का इम्पोर्टेंस ड्राइंग बताया गया है। डॉर्मेंट अगर रखने हैं, सीड को एक्टिव रखना है तो आप उसे ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद सूख गया है कोई बीज, सुखा लिया, जैसे गेहूं है, चावल है, कोई भी बीज है, किसी के भी बीज है, वो आप सुखा ही लेते हैं। तो आप इसको डॉर्मेंट मतलब कि उनकी टेंडेंसी है रिप्रोड्यूस करने की, या उनसे बीज से वो आप पेड़ बना सकते हैं। तो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा, मतलब आपने उसको सुखा लिया। इंपॉर्टेंस ड्राइंग ये है, क्यों है, क्योंकि जब आप उसको सुखा लेंगे तो सुखाने के बाद जब वापस अगर आपको वो ज़रूरत है, देन यू विल मेक दैट पर्टिकुलर सीड स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड जब वो पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाता है सीड, तब आप उसको सो करेंगे उसके पर्टिकुलर सीजन में, तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है ड्राइंग की, ठीक है। तो डॉर्मेंट सीड्स को हम इसी तरह से कुछ प्रोटेक्ट करते हैं। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म, राइट। तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक का टॉपिक आई गेस क्लियर होगा। बाकी का आप रीडिंग कर लेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, डॉर्मेंसी क्या है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेरे लायक बताने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बट एंड ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक, this is apomixis. Okay, so what is apomixis? This is very important topic, so go through that. In this I have very shortened this type, what is apomixis. I'll be telling this, but moving on to one line, although seeds in general are the products of fertilization, but a few flowers, plants such as some species of asteraceae and grasses have evolved through special mechanism, and these also produce seeds without fertilization. तो ऐसी कोई स्पीशीज़ जो ग्रासेस को बिलोंग कर रही है जिसमें सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, इस पूरे मैकेनिज्म को, स्पेशल मैकेनिज्म को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। अच्छा, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर रहा है उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, लेकिन वो जो प्रोसेस मैकेनिज्म है जिसमें सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो करेगा वो कहलाता है एपोमिक्सिस, राइट। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक प्रोडक्शन होता है, हैप्लॉइड एग और अदर सेल्स आर एम्ब्रियो आर नॉन रिकरेंट, मतलब ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी। स्टेरलाइन प्लांट्स नॉन रिकरेंट, राइट। नो मियोसिस विल टेक प्लेस, ये चीज़ें नहीं होंगी इसमें। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इन एम्ब्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिप्लॉयड फॉर्म ही कैसे होगा, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मेशन ही नहीं हो पाया है, ठीक है। देन एडेंटिव सेप्रोफिटिक बडिंग, embryo from nucellus and integuments develops,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं होती, क्यों? क्योंकि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल. एंड मूविंग ऑन टू दिस लास्ट टॉपिक, दिस इज पॉलीएम्ब्रॉयनी. तो पॉलीएम्ब्रॉयनी इज एक्चुअली द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड. जब भी एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं सीड में, तो एम्ब्रियो मतलब पॉली एम्ब्रॉयनी, पॉली मीन्स मोर एंड एम्ब्रॉयनी मीन्स एम्ब्रियोज. तो मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड. zygote, pro-embryo into two or more units than in embryo. Embryos from other part of the embryo sac. Then eggs say are synergids, antipodal rare. Cells of nucellus integumentans and mango citrus etc. तो सेल्स ऑफ न्यूसेलस इंटीग्यूमेंट्स आपके जो हैं वो मैंगो सिट्रस में अच्छे से देखे जा सकते हैं. एम्ब्रियो जो हैं वो कहाँ से बनते हैं इतने सारे? फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक सच एज सिनर्जिड. सिनर्जिड जो एंटीपोडल सेल्स रेयर थी, कहीं कहीं प्रेजेंट होती, उन्हीं से ये एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं. तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाते हैं. मल्टीपल एम्ब्रियो सैक इन एव्यूल्स आर प्रेजेंट देयर. तो वो सारे ही फर्टिलाइज हो गए होंगे, इसीलिए वहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा और वो सैक कवरिंग की तरह एक्ट करेगा. इस किसकी कवरिंग करेगा? एम्ब्रियोज की, राइट. तो मोर देन वन, मेन लाइन यही है कि मोर देन वन एम्ब्रियो present in the seed are known as polyembryony. Here we are ending this chapter. This particular chapter is clear. We'll be moving on to the next chapter. You have to complete the question answers of this particular chapter in your notebook. So go through the question answers portion. If you have any query in question answers, you can ask in the comment section. I'll be answering each and every question. Questions related to diagram based, draw a neat and clean diagram with the help of your NCERT only, राइट. क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं डायग्राम पे और डायग्राम की लेबलिंग तक पूछी जा रही है, तो फोकस ऑन दैट. NCERT के अलावा कहीं से डायग्राम नहीं बनाएंगे, NCERT की लाइन टू लाइन आप फॉलो करेंगे. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. फ्रॉम next video we will be discussing new chapter. Okay students, thank you class.